अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर को तारीखी फैसला सुनाया था। 5 जजों की आईनी बेंच ने मामले इस मुतनाज़े जमीन पर अपना फैसला सुनाया था। आज इसी पर हम बात करेंगे और ये बात करेंगे कि क्यों इस मामले में एक नया मोड़ आया है। इस मुतनाज़े जमीन पर रामलला के हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। अदालत उज़्मा ने मरकजी और यूपी सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बनाने के अहकामात भी जारी किए। राम मंदिर पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन मरकजी सरकार की ही मिल्कियत में रहेगी। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का भी हुक्म दिया। इसके अलावा कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया था। अब राम मंदिर ट्रस्ट की तश्कील भी हो गई। बुध के रोज ऐवान में वजीर आजम ने ट्रस्ट का ऐलान किया। उधर 5 एकड़ जमीन की भी अयोध्या लखनऊ हाईवे पर देने की तजवीज यूपी सरकार ने मरकज को भेज दी है, जिससे अयोध्या के मुसलमान और दीगर फरीक इससे नाराज हैं। मुसलमानों का कहना है कि अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर जमीन देने का क्या तुक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जफरयाब जिलानी का कहना है कि यह तजवीज साल 1994 में आईनी बेंच के इस्माइल फारूकी मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है। उस फैसले में यह तय हुआ था कि मरकज की जानिब से एक्वायर 67 एकड़ जमीन सिर्फ 4 काम यानी मस्जिद, मंदिर, लाइब्रेरी और धर्मशाला के लिए ही इस्तेमाल होगी। मस्जिद की जो 5 एकड़ जमीन है वो इसी 67 एकड़ के दायरे में दी जाए। इन सब के बीच एक नया मोड़ और आया। एक बार फिर अयोध्या बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने फैसला किया है कि वो मस्जिद के बाकियात यानी मलबे को लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेगा। इस पिटीशन के जरिए मांग की जाएगी कि राम मंदिर निर्माण से पहले जो बाबरी मस्जिद का मलबा है उसे उन्हें दिया जाए। मुस्लिम फरीक की तरफ से सीनियर वकील राजीव धवन मौकफ पेश करेंगे। इस सिलसिले में अगले हफ्ते एक मीटिंग भी होगी। मुस्लिम फरीक का कहना है कि मस्जिद का जर्रा जर्रा हमारे लिए पाक है। हमारी मस्जिद शहीद हुई है, हमें इसके बाकियात दिए जाएं। अब सवाल यही है कि क्या मंदिर मस्जिद की सियासत कभी खत्म नहीं होगी? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी क्या जज्बात का इस्तेमाल कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के बजाय क्या समाजी सतह पर खामोशी के साथ यह मसला हल नहीं हो सकता था? आज इसी पर बात होगी कि क्या मंदिर मस्जिद की लड़ाई बाकियात पर आई। बहस का आगाज करें उससे पहले सुनते हैं कि किसने क्या कहा। जो मस्जिद थी जिसको 92 में डिमोलिश किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी है कि उसको तो मस्जिद थी। तो अब जबकि वहाँ मस्जिद को ज़मीन नहीं दी गई है तो जाहिर है कि उस जो मलबा है डेब्रिस वो मस्जिद का है, तो उसका इस्तेमाल कहीं गलत जगह पे ना हो, इसलिए एक्शन कमेटी ने तय किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे कि वो मलबा मुसलमानों के सुपुर्द कर दें। और उसमें दूसरे पार्टी को शायद एतराज़ भी नहीं, भी शुद्ध परिषद वालों को बयान आया था पांडे जी का, उन्हें कोई इसमें एतराज़ नहीं, चूँकि मलबे से उनका कोई लेना देना नहीं। उनके कहने से न कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। अदालत ने जब ये तस्लीम किया है कि मस्जिद थी, मस्जिद गिराई गई है और वहाँ कोई मंदिर नहीं थी, उस पर मस्जिद बनी। उन्होंने हमारी मस्जिद को शहीद की, यही क्या कम है। हम उसको मांग रहे हैं तो ये मेरा फ़र्ज़ है, मांगने हमारा हक़ है, इसलिए मैं मांग रहा हूँ। और वो उनके न देने और न देने होते हैं कौन है। जब अदालत ने खुद कह दिया है कि वो मस्जिद थी, वो गिराई गई, तो उसका मलबा अगर हम मांग रहे हैं तो क्या बुराई कर रहे हैं। वो तो जब ढांचा गिरा उसमें सारी दुनिया ने देखा, उसमें से मंदिर के ही अनेक अवशेष मिले और पुराने मंदिर के मलबे से ही उसको तामीर किया गया, इसलिए मस्जिद है ही नहीं वहाँ। और ये खुदाई में भी माननीय न्यायालय के द्वारा भी ये घोषित कर दिया गया कि वह वहाँ पर मंदिर ही था, तो इसलिए वहाँ मस्जिद का कोई भी अवशेष नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई मलबा नहीं है। आज वहां पर बाबरी ढांचे का भी कोई मलबा नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रित करता हूं, आए देखें, और यदि उन्हें लगता है कि ये उसके समय का है तो इसको मानना पड़ेगा पहले उन्हें कि वो बाबर ने ही तोड़ा था, तो ले जाए ना उसको। उस समय का एक ईंट का टुकड़ा नहीं बचा हुआ, वो किसकी बात कर रहे हैं। और आज के मुद्दा में हमने आज 5 सवाल पूछे हैं। हमारा पहला सवाल है कि क्या
मंदिर मस्जिद की लड़ाई अब बाकियात पर आई। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या मंदिर मस्जिद पर सियासत कभी खत्म नहीं होगी। हमारा तीसरा सवाल है कि क्या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जज्बात का, आवाम के, मुसलमानों के जज्बात का सहारा ले रही है। हमारा चौथा सवाल है कि क्या ये मसला समाजी सतह पर बातचीत से दोनों फरीक मिल बैठकर हल नहीं कर सकते थे। हमारा पांचवा सवाल है कि मस्जिद को मिली 5 एकड़ जमीन अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर देने की पेशकश क्यों की गई। इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द हमारी बातचीत होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दानिश इकबाल साहब, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, मनोज तिवारी साहब कांग्रेस के लीडर हैं, संजय चड्ढा साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इसके अलावा स्काइप पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, चेयरमैन हैं इल्म हुनर फाउंडेशन के। आप तमाम मेहमानों का इस्तकबाल है। दानिश इकबाल साहब, मेरा सवाल आपसे है, आप बीजेपी के लीडर हैं और मुस्लिम लीडर हैं, नौजवान हैं, आपको लगता है कि क्या अब चाहे वो हिंदू फरीक हो या मुस्लिम फरीक हो, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, अयोध्या के मसले में और इसमें जो सियासत हो रही है, इस सियासत में अब किसी को, खासकर मुसलमानों को, कोई दिलचस्पी, कोई इंटरेस्ट रह गया है? देखिए बस भाई, आज जो बाबरी एक्शन कमेटी ने एक नया सवाल जो खड़ा किया है, सबसे पहले तो मैं इसको कहूँगा कि ये बहुत ही बेवकूफ़ाना जो है मांग है, और इसकी मैं मजम्मत करता हूँ कि आज के मुसलमान जो हैं वो तरक्की पसंद हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इतनी शिद्दत से अगर ये मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम रहबर अगर मुसलमान कौम के लिए, अगर उनकी भलाई के लिए अगर कोई बात करते हैं, तो शायद सच्चर कमेटी में जो मुसलमानों के अल्फाज, मुसलमानों के बारे में जो अल्फाज लिखे गए थे, उससे वो महफूज रहते हैं। लेकिन इन्होंने उसके तरफ ध्यान कभी भी नहीं दिया। एक ऐसी बातें आज जो कर रहे हैं, बहुत ही बेवकूफ़ाना सवाल है और बेवकूफ़ाना जो है बात है। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि पूरे देश के मुसलमान जो हैं कहीं भी सहमत होंगे, कहीं भी राज़ी होंगे। ये जो है एक नया शोशा है जो देश के अमन और जो पूरी की पूरी जो सौहार्द है उसको फिर से जो है एक बिगाड़ने वाली जो है बात की तरफ आगाज करने जाने का जो ये कार्य है। जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वजूद पर ही सवाल है, तो इसलिए अब नई तरह की सियासत का आगाज करने के लिए इस तरह की पहल की गई है। समाजी सतह पर लोग ये कह रहे हैं। हमारे पास सवाल भी आए हैं। संजय चड्ढा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सीनियर वकील हैं, कानून की बारीकियों को समझते हैं। क्या अगर उनको बाकियात या मलबा चाहिए था, तो क्या ये समाजी सतह पर बातचीत से ये मसला नहीं हल हो सकता था, या इसमें कोई कानूनी या टेक्निकल कोई पेच है जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट जाकर और वहाँ से इंश्योर होना चाहते हैं कि नहीं साहब, हमें पूरी तरह से कानूनी तौर पर मुझे मलबा हवाले किया जाए? देखिए, पहली बात कि अगर सामाजिक स्तर पे वो चीज़ हो जाती तो बहुत ही बेहतर होती। इसकी कोई उसमें कोई मेरे को कहने में गुरेज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्या वहाँ कोई मलबा पड़ा है, क्या उसकी पोजीशन है। मेरे को लगता है ये सब चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हैं, 1। सेकंड, ये मसला कि मलबे के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट इस तरह की एप्लीकेशन को इंटरटेन भी करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसके तहत वो क्या बात करने वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इनिशियली जो उनका तमाम ये चीजें हैं जो अभी सामने आएंगी कि क्या उनकी ग्राउंड्स हैं, कैसे वो जा रहे हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट में ही सीधे चले जा रहे हैं। जैसे वो तो वहां पे जाके खुद भी इकट्ठा कर सकते थे, उठा सकते थे, जैसा भी कर सकते थे। तो ये एक बड़ा भारी प्रश्न है, एक सवाल है जिसका जवाब की आवश्यकता है, जिसको जवाब की आज जरूरत है। और जैसा कि अभी आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ये तो मेरे ख्याल से बैठ के वहीं सॉल्व हो जाना चाहिए था कि एक जरा सी कोई चीज अगर वहां पड़ी है तो नहीं, वो कोई ले जाना उसमें चाहे। कानूनी दांवपेच तो नहीं है कि वो नहीं लेना चाह रहे हो, कानून के मुताबिक उन्हें वो मलबा उनके हवाले किया जाए तब वो ले, ताकि कल को कोई उस पर सवाल ना। देखिए, ये सारी चीज पिटीशन को देखने से पता चलेगी क्या उसमें लिखा है उन्होंने, क्या उसकी प्रेयर है, कैसे वो ये कह रहे हैं कि वो मलबा वहां पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। मैं पता नहीं किस चीज का इत्तला दे दूं जी कि विश्व हिंदू परिषद के लीडरान ये कह रहे हैं हाँ। कि ये तय हो गया है फैसले के बाद कि वहां मस्जिद थी ही नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ठीक है। तो जो मलबा था मंदिर का, उसी मलबे को, उसी मटेरियल को इस्तेमाल किया गया मस्जिद में। तो अब जब मस्जिद तोड़ी गई है तो वो जो बाकियात हैं वो मंदिर के हैं, इसलिए मस्जिद का मलबा होने का कोई हक ही नहीं बनता। देखिए, अगर इसकी लीगल पॉइंट ऑफ
व्यू से तो मैं नहीं बता पा रहा हूं अभी भी आपको जी। मैं एक दूसरे तरीके से बोलने का यहाँ प्रयास करूंगा कि देखिए क्या ये तमाम चीजें अब कब खत्म होगी। जैसे मेरे भाई ने अभी फरमाया कि क्यों नहीं हम लोग तरक्की की ओर बढ़ते, क्यों इस पुराने दबे हुए मुद्दे को जब अब ये खत्म हो गया है तो क्यों इसको हम बार बार इसी की उधेड़ बुन में लगे कि अब चलो मलबा ले लेते हैं, अब ये कर लेते हैं। मेरा ये मानना है और बड़ी जायज सी बात है कि इस चीज को छोड़ के हमको कौम के लिए, हमको पूरे मुल्क के लिए तरक्की की बात करनी चाहिए। अगर हम आज इन्हीं तमामों में उलझे, तमाम चीजों में उलझे रहेंगे तो कहां पहुंचेंगे हम लोग। मेरा मानना यह है। और दूसरा, अब देखना होगा कि क्या रीजन है कि क्यों वो लोग इस चीज को चाह रहे हैं और क्या वहां पे एक्चुअल में कोई चीज वहां पड़ी भी हुई है कि नहीं पड़ी हुई है। और तीसरा सबसे अहम बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें अब दखल देगी, क्योंकि ये इशू कभी था ही नहीं। ये बड़ा मसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मनोज आगे तिवारी जी, कांग्रेस के लीडर हैं आप, आपको क्या लगता है कि ये एक नई तरह की सियासत का आगाज है और मंदिर मस्जिद का मुद्दा इस मुल्क में बना रहना एक जिस तरह से एक लंबा मुकदमा था और उसमें फैसला आया, उसके बाद पूरे मुल्क ने, दोनों फरीक ने बड़ी ही संजीदगी और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ तासुरात का इजहार किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई और फैसला आ गया, कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये एक नई तरह की सियासत का आगाज है और फिर इस पर भी एक सियासत, अब मलबे पर सियासत शुरू होगी? देखिए अब्बास भाई, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। शुरुआती दौर से हम कहते आ रहे हैं कि जो धर्म है उसको राजनीति में नहीं घसीटनी चाहिए। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फैसले के बाद जो अमन और शांति दिखी, यहाँ तक मैं बिल्कुल साफ वही सबसे कहना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम भाइयों की तरफ से या किसी भी समाज की तरफ से बिल्कुल शांति और सौहार्द के साथ उस फैसले का स्वागत किया गया। यह इस बात का परिचय है कि भारतीय राजनीति में, भारत में लोग अब धर्म को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहते। अब ये जो बाकियात का सवाल है कि ये बाकियात जो है वो मस्जिद का है, मंदिर का है, ये तकनीकी रूप से अब इसको कार्बन 12 पद्धति से जांच किया जाएगा किसमें। मैं तो तकनीकी रूप से उस चीज़ पर कोई बहस नहीं करना चाहता, हमारे यहाँ कानून के जानकार भी हैं जैसा उन्होंने बताया। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी मुल्क के अमन और उसके विकास की खातिर आप जो सबसे पहले सरकार को इस मामले में बहुत संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है। और वो संजीदगी से मेरा कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये मलबे पर एक नई तरह की सियासत का आगाज किया जा रहा है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जानिब से, जैसा कि लोग समाजी सतह पर लोग कह रहे हैं, सवाल भी आ रहे हैं लोगों के। मैं अब्बास भाई बिल्कुल स्पष्टता बोल रहा हूं आपको कि जो ये मामला अभी उठा है वो मामला मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से इसको कोई सियासी हवा दिया जा रहा है। और अब किसके माध्यम से दिया जा रहा है ये तो चल, लेकिन एक बात निश्चित है, मैंने स्पष्ट बोला कि सरकार है और सरकार शुरू से उसकी मंशा पर हमको शुरू से ये शक होते रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इस आग को सुलगाए रखना चाहती है, इस मामले को उलझाए रखना चाहती है। और इसी कारण बार बार हम कह रहे हैं कि आप जो है मंदिर यथाशीघ्र बनवाइए। इसके बाद भी हमने बोला था, मुस्लिम भाइयों ने भी बोला था कि मंदिर का निर्माण हो, और उस वक्त तक किसी भी लोगों ने, किसी भी कमेटी की तरफ से, कोई संस्था ने इस पर कोई विरोध दर्ज नहीं कराया। ये अचानक मामले का आ जाना निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर सियासत करने की पुनः सत्तासीन सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। दानिश इकबाल साहब, मनोज तिवारी साहब कांग्रेस के लीडर हैं और वो सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासत है और सियासत पैदा करके सियासत में इस मसले को लाके, मलबे को सियासत में लाकर मलबे के ऊपर अब एक नई तरह की सियासत की जा रही है, ताकि जिन लोगों की सियासत बाबरी मस्जिद से या दूसरी मस्जिद या मंदिर मस्जिद के मसले से चल रही है वो सियासत बरकरार रहे। अब्बास भाई देखिए, बहुत ही अफसोसनाक है कि कांग्रेस के हमारे मित्र जो हैं आज भी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा विषय, ऐसा मसला इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ही अमन, चैन, सुकून के साथ इस पूरे देश में जो है समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस आदेश का सभी लोगों ने स्वागत किया, सारे मुल्क के सारे तमाम मजहब के लोगों ने उसका स्वागत किया, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। इसके लिए तो सरकार को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज जो ये मुझे बहुत शर्म आती है कि जो चीज बाबरी मस्जिद का जो पूरा विषय था वो
पिछले 5 सालों से था। 70 साल देश को आज़ाद हो गए, उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने इस पे किस प्रकार की राजनीति की। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब 2019 के चुनाव के समय जब कोर्ट में जो है बहस चल रही थी, तो इनके नेता जाकर के वहां पे जो है बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे। ये कभी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ इनकी सारी जो मंसूबे थे उस पर पानी फेर दिया गया। अब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। हमने तो कभी राजनीतिक मुद्दा बनाया नहीं, हमारे लिए तो आस्था का मुद्दा था। देश का हर एक व्यक्ति चाहता था कि जहां भगवान राम जन्म जहां उन्होंने लिया है वहां पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना मोहर लगा दिया। और हमारे देश के मुसलमानों को भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि इन्होंने उसका खुले दिल से खैर मकदम किया। लेकिन ये कांग्रेस के लोग हमेशा राजनीति कर रहे हैं। और जो आज मलबा का सवाल है, ये इस देश का बहुत ही शर्मनाक विषय है कि आज हम मलबे के लिए लड़ रहे हैं, आज हम मलबे की बात कर रहे हैं, कल तक हम मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, आज मलबे की बात कर रहे हैं। लेकिन लोग तो बीजेपी पर इल्जाम ये लगाते हैं कि बीजेपी की पूरी सियासत ही राम मंदिर के निर्माण पर टिकी हुई है, कि राम मंदिर के निर्माण का वादा करके बीजेपी ने 2 मेंबर से 303 मेंबर का सफर तय किया है। अब्बास भाई, निश्चित तौर पर जो है राम मंदिर का निर्माण जो है शुरुआत से हमारे मैनिफेस्टो में था, और ये हमारे लिए आस्था का मुद्दा था। जब जब हम चुनाव में गए थे, हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर के निर्माण के जितने भी जो सही तरीके हो सकते हैं, संवैधानिक चीजें हो सकती हैं, संवैधानिक पद्धति हो सकती है, उसके अनुसार हम उस पर अमल करने का काम करेंगे। और हमने जो है बड़ी शांति से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लागू किया, और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर भी जो है कमेटी गठित कर दी, और आप देखेंगे कि भव्य राम मंदिर का निर्माण बहुत ही जल्दी हो पाएगा। लेकिन इन कांग्रेस के मित्रों को जो है दर्द हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है कि ये इतना बड़ा मुद्दा जो है, इतना बड़ा मुद्दा जो है अमन चैन से कैसे निपट गया, कैसे जो है अमन चैन के साथ जो है ये मुद्दा समाप्त हो गया। तो इसलिए कांग्रेस की परेशानी को हम समझ सकते हैं। मनोज तिवारी जी मेरा सवाल ले लीजिए, और दानिश इकबाल साहब का भी आप जवाब दे दीजिएगा। वजीर आजम ने कल ऐवान में बोला भी, लोकसभा में भी बोला कि जिस स्पीड से हमने काम किया है, अगर हम पुरानी रफ्तार से चलते तो न तो 370 हल हो पाता, न 3 तलाक का मसला हल हो पाता, और न ही राम मंदिर का मसला हल हो पाता। इसको इसी तरह से लटकाया जाए रखा। देखिए अब्बास भाई, मुझे तो हंसी आती है। मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, निश्चित रूप से उनको अपनी सरकार का पक्ष रखना है, लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा इतिहास दोहराता हूँ, तब शायद इनको यकीन होगा कि मंदिर और मस्जिद के ऊपर सियासत किसकी है। सबसे पहले आपको ये प्रधानमंत्री जी का कल संसद में बयान आता है। देश का मुखिया ये बयान देता है कि मंदिर के संदर्भ में हमारी प्रतिज्ञा थी और हम मंदिर बना रहे हैं। अब्बास भाई, आपका चैनल बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया देखती है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ अपने मित्र से कि आप बताइए, निर्णय एक बार इनकी सरकार, जब इसके पहले पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, इनका नारा था कसम राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जब मंदिर बनाने की बात आई तो मंदिर तो नहीं बना, लेकिन उस मंदिर और मस्जिद के चक्कर में कई लोगों की जानें चली गई। और उस सियासत को आगे बढ़ाने का काम कहाँ से शुरू किया गया? रथ यात्रा से। आपको पता होगा अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी 1947 से। दानिश भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय राजनीति के इतिहास में कोई एक ऐसा प्रकरण बता दें जिस प्रकरण में मंदिर और मस्जिद के नाम पर, निर्माण के नाम पर किसी दल ने, किसी भी राजनीतिक दल ने, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी ने राजनीति की है? अरे मेरी बात सुनिए, आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला दानिश भाई। भाई मुझे लगता है आपको जवाब देने के लिए मेरी बातों को सुनना चाहिए। खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन जब आप आज जो है राम मंदिर का जो निर्माण का रास्ता खुल गया है, अब आप कहते हैं कि नहीं राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। दानिश भाई, दो चीज तो नहीं हो सकता ना। तिवारी जी, सियासत तो आपने भी की, ताला आपने खुलवाया, दानिश भाई, मस्जिद आपके, मैं दानिश भाई मैं वही कहने, मैं अब्बास भाई उस पे आ रहा था। दानिश भाई ने उसको कोशिश की है लपकने की। दरअसल क्या है कि अब मजबूरी भी है इनकी। एक बात मैं आपको बताता हूं, मैं वही कह रहा था कि 1947 के बाद से जितनी भी सरकारें आई हैं इस देश में, आज तक इस तरीके की सियासत जिस पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, पूरे भारतीय नागरिकों से आज की तारीख में सर्वे करवा लिया जाए तो कोई भारत का आम नागरिक ये कहेगा कि धर्म की सियासत कौन करता है। तो मुझे आश्चर्य हुआ दानिश भाई की बात पे। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मंदिर मस्जिद का निर्माण बहुत हुआ हिंदुस्तान में, बहुत मंदिरों का भी उत्थान हुआ, बहुत मंदिरों का निर्माण हुआ दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में। मस्जिदों का भी निर्माण हुआ, बहुत सारे वक्फ बोर्ड के माध्यम से, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम संगठनों में भी बहुत सारे इस तरीके के निर्माण हुए। लेकिन आज तक के इतिहास में अब्बास भाई
कोई भी ऐसा राजनीतिक ये घटना नहीं हुई जिस घटना में लोग मारे गए मंदिर और मस्जिद को लेकर के। तो ये सियासत का चाल और चरित्र है। देश का प्रधानमंत्री, मैं 1 मिनट में और भी बात कंक्लूड कर देता हूं, देश का प्रधानमंत्री चुनाव होता है, जैसे ही चुनाव होता है उसके पूरी संसदीय परंपरा में इस शब्द का जरूर प्रयोग किया जाता है कि मंदिर हमने बनवाई। फिर वही ध्रुवीकरण की बात, मंदिर तो सुप्रीम तो कोर्ट ने बनवाई नहीं, मंदिर ये बोले ना सर, ये गलत बोल रहे हैं। अब्बास भाई दरअसल क्या है, अब्बास भाई दरअसल क्या है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ये मंदिर बन रहा है। मंजूर जियाई साहब मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, इल्मो हुनर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, अब ये किस तरह की सियासत का आगाज है? मंदिर और मस्जिद पर फैसला आ गया, पूरे मुल्क ने उसको तहे दिल से कबूल किया। अब मस्जिद के बाकियात, मस्जिद के मलबे पर सियासत को आप किस तरह से देखते हैं? अब्बास भाई, बहुत ही संजीदा मसला है और सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। हर एक के जो मामलात वहाँ से जुड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के जो जवाबात आए हैं और जो उनका डिसीजन आया है, उस डिसीजन के पन्नों को पढ़ने के बाद इस बात पर लोगों ने बावर कराया है और लोगों को बताया भी है और हम लोगों ने भी अवैध करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा सुप्रीमो रहा और सुप्रीम कोर्ट के कानून और कायदे को मानना हम भारतीयों का सबसे बड़ा दायित्व होता है। ऐसे सूरत हाल में जबकि बाबरी मस्जिद को एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि मस्जिद का डेमोलिशन हुआ, मस्जिद की इमारत गिराई गई, मस्जिद के मेंबरों मेहराब वहां पर तोड़ कर गिराए गए, ऐसी सूरत में वो जगह तो आप ले लेंगे साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप ले लीजिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मस्जिद से जुड़ी हुई होती हैं, कल होकर के दूर अंदेशी का काम है। देखिए, अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स ने अगर इस तरीके के स्टेप लिए हैं तो ये बहुत दूर का सोचा है इन्होंने कि मुस्तकबिल में कल होकर के ये कुछ किसी किस्म का बवाल ना रह पाए, आने वाली नस्लें ये भी न कह सके वहां पर मस्जिद थी और मंदिर बनाई गई। मंजूर जियाई साहब, इस तरह विश्व हिंदू परिषद का बयान भी आया है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये फैसले से साबित हो गया कि मस्जिद से पहले वहां मंदिर थी, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया और मंदिर के मलबे का इस्तेमाल मस्जिद में किया गया, तो जितने भी उस बाकियात हैं वो मंदिर के हैं, मस्जिद का वो मलबा है ही नहीं। नहीं, ये तो देखिए, ये तो विश्व हिंदू परिषद कहता है ना। हम विश्व हिंदू परिषद की बात पर वहां पर खामोश नहीं बैठ रहे हैं। हम वहां पर सुप्रीम कोर्ट की बातों को यकीन करते हुए हम वहां पर बैठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके सामने, सबके सामने ओपन है और वो ओपन प्लेटफॉर्म पे बात लिखी हुई है, पढ़ सकता है कोई भी शख्स। उसको मस्जिद एक्सेप्ट किया है, मस्जिद को तोड़ने वालों पर क्राइम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो 92 में जो घटना हुई, जो हादसा और जो वाकया पेश आया वो गैर कानूनी था और जो टॉम्ब है, जो गुंबद है, उसके नीचे जाए विलादत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि वहां पहले मंदिर था। देखिए माना है क्या नहीं माना है उस चीज को आप और हम बहुत बखूबी जानते हैं और इस बात को कहीं पर भी बावर नहीं कराया गया कि वहां पर मंदिर था। ये इस बात का भी कहीं पर तस्करा नहीं हुआ, इस बात को समझें आप। तो इस सूरत में मस्जिद के जो बाकियात हैं, अगर अपनी बाकियात की मस्जिद की जो चीजें हैं जो हमारी मस्जिद से जुड़ी हुई हैं, जिस पे मेंबरों मेहराब पे नमाजें हुई हैं, जहां से खुतबे पढ़े गए हैं, जिस जगह पर अब वो जमीन के हिस्से हैं, क्या उस जगह की जमीन के हिस्से के कुछ बाकियात अगर है उसको ले लिया जाए? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, मैं चाहता हूं कि वो आप और ज्यादा तफसील से बताएं ताकि मंजूर जियाई साहब को भी थोड़ा और जानकारी हो। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस चीज को दो जो फरीकान थे उनकी जो एप्लीकेशंस थी उनको रिजेक्ट किया था और उन्होंने एक 142 आर्टिकल है उसकी मदद लेते हुए मुस्लिम फरकान को अलग से मस्जिद देने का भी बात कही उसमें और स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर एरिया है, उन्होंने एरिया भी डिफाइन किया है, 67 पॉइंट समथिंग एकड़ जो है वो तमाम जो है मंदिर को देने का। तो एक बड़ा हमारा जो फैसला है, ये बात हमको नहीं भूलनी है कि ये फैसला अपने आप में एक बहुत ही जो हमारी जो गंगी जमनी तहजीब है उसको भी दिखाता है और ये ऐसा मेरा मानना है कि उसमें ये दिखाया गया है, उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजें कहाँ होंगी। और इसके अलावा एक और बहुत अहम बात जो आर्कोलॉजिकल सर्वे की कई चीजों को भी लाइमलाइट में लाया गया था उस जजमेंट में, जो कि बेसिस बने हैं
कि वहां पे मंदिर बनना चाहिए। इस चीज का बेसिस बनाने के लिए आर्कोलॉजिकल जो वहां पे डिग करके वहां से साइट से कई चीजें निकाली गई और उन सब से ये बताया गया कि जो कि बार बार यही इंगित कर रहे थे एज पर द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो यही था कि वहां पे मंदिर है इसलिए उसको बनाया गया। ये सब लोग जानते हैं और मुझे मालूम है कि इन्होंने भी उस जजमेंट को पढ़ा है तो वो जानते हैं इस चीज को। यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी ये बहस, ये आज का मुद्दा जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज के मुद्दा में हम लगातार बात कर रहे हैं मंदिर मस्जिद की लड़ाई, बाकियात पर आई। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान मौजूद हैं। मुंबई से मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, जो न्यू जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, वो ये कहते हैं कि अब हमें मंदिर मस्जिद के झगड़ों में नहीं पड़ना है, हमें तालीम चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमें खुशहाली चाहिए, हमें बहाली चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। अब्बास साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं आपकी इन तमाम बातों से मुत्तफिक हूँ और मैं भी इस बात का कायल हूँ कि मुझे तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, इस मुल्क की कामयाबी चाहिए। हम इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं मोहतरम। लेकिन इस बात पर गौर करने की भी जरूरत है कि ये साथ ही साथ में अगर इस बारे में किसी का सेंटीमेंट वहां से जुड़ा हुआ है तो वहाँ की बाकियात देने में क्या दिक्कत है? और कानूनी पहलू पर इस पर गौर किया जाएगा। कानून देखिएगी, अगर देना चाहिए तो मिल जाएगा। और मुफ्ती साहब, ये सवाल तो यही था ना। सवाल है मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल है। मुफ्ती साहब, जितनी शिद्दत से आप एक मलबे की बात कर रहे हैं जिसका कोई सबूत भी नहीं है कि मलबा 500 साल पुराना है कि 700 साल पुराना, उसको लेकर के क्या कीजिएगा? फातिया कीजिएगा क्या उसमें? मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस शिद्दत से आप इस इश्यूज को उठा रहे हैं जिसका कोई भी आधार नहीं है, जो देश को बांटने का काम कर रहा है, जो आपस में जो है भाईचारगी को खत्म करने का काम कर रहा है, मेरा सवाल आपसे यह है कि इतनी शिद्दत आप कौम की जो बच्चियां हैं उनके एजुकेशन में क्यों नहीं दिखाते हैं? इतनी शिद्दत जो कौम के बच्चे हैं उनको तालीम देने में क्यों नहीं दिखाते हैं? इतनी शिद्दत ट्रिपल तलाक जो कि पूरा का पूरा विषय अल्लाह और कुरान की रोशनी में था, उसको आपने झुटलाने का काम क्यों किया? तो सीधा सवाल आपसे यह बनता है कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि जो कौम है, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां जो तरक्की करें, वो आगे बढ़े? कभी ऐसे बयानात आप मुफ्तियों से, आप रहबरों से क्यों नहीं आते हैं? ये बहुत ही जो है गम का जो विषय है, दुख का विषय है कि आप कभी भी तरक्की में, मुख्यधारा में जुड़ने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप हमेशा दकियानूसी ख्यालात से बात क्यों करते हैं? जो आज का जो यंग जनरेशन है, जो मुसलमान है, जो पढ़ा लिखा तालिब इल्म है, वो आपकी बात से जो है मुतासिर नहीं है। आप इस बात को समझिए। आप जो है तालीम की बात कीजिए, बच्चियों को जो है बाहर निकालिए दकियानूसी ख्यालातों से। ये दानिश इकबाल साहब हैं, बीजेपी लीडर हैं, इनके सवालात हैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब। देखिए दानिश इकबाल साहब, सबसे पहले कि आप अगर अपनी पार्टी लाइन की बात सिर्फ करना चाहते हैं तो ये आपकी उस विचारधारा के बिल्कुल मतजाद बातें हैं। एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं। हो गया ना सवाल, जवाब तो सुन लीजिए ना। अब ऐसी सूरत हाल में ये सारे क्वेश्चन आपके ऊपर में भी लागू होते हैं कि मुस्लिम अगर यहाँ पर दलित से ज्यादा बुरी हालत में जी रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? वो 70 साल से वो लोग जिनके साथ आप मिले हुए थे, जिनके अपीजमेंट पे आप दबे हुए थे। हुकूमत इसको जो लोअर क्लास है उसको अपर करने की कोशिश करे, उसके एजुकेशन को सिस्टम को सही करे। बिल्कुल, हमारी सरकार ने 6 साल में लगातार काम करने का काम किया है। देना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती साहब। सुनिए, आप समझिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम इस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क को गंगा जमुनी तहजीब का नमूना कहा जाता है और उस मुल्क को हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो इस बात को समझने, हिंदुस्तान ही कहते हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी का सेंटीमेंट वहां से जुड़ा हुआ है, अगर वो चीजें मांगते हैं तो क्या अपनी चीजें मांगने में भी परेशानी दिख रही है आपको? मुफ्ती साहब, मलबा लेकर के आप कितना मजाक बनाएंगे इस्लाम का और मुसलमानों का? पूरे देश में क्या संदेश जाएगा? पूरे दुनिया में क्या पैगाम जाएगा कि आप मलबे के लिए लड़ रहे हैं? संदेश ये जाएगा अपनी चीज मांगना गुनाह का काम। जब आपकी मलबा अपनी चीज होती है, मलबा लेके क्या करेंगे आप? ये कहने कि भाई साहब आपके ऊपर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जायज बात नहीं कर रहे हैं आप। मलबा लेके क्या करेंगे आप? तालीम मांगिए। आपको कुछ समझता नहीं है और आप जायज और नाजायज बात समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा। दानिश इकबाल साहब, मुझे सवाल करने दीजिए। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, मेरा सवाल यह है कि अगर मलबा और बाकियात चाहिए था, जैसा कि मुस्लिम फरीक कह रहे हैं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का कहना है कि
मस्जिद का जर्रा जर्रा हमारे लिए मुबारक और पाक है, हम उसकी एक एक ईंट को लेंगे। जाहिर सी बात है ये जज्बात हैं, तो क्या ये सारी बातें हिंदू फरीक के साथ मिल बैठकर नहीं ये तय कर लेनी चाहिए थी, इस पर नहीं फैसला हो जाना चाहिए था, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जाए? बिल्कुल अब्बास साहब, चूंकि ये सारा मसला सुप्रीम कोर्ट के साथ रिलेटेड है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी गई है ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से वो काम किया जाए। दूसरा एक पहलू ये है कि कल आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब आएगा, अल्लाह ना करे कल 500 साल बाद 1000 साल बाद कुछ इशू क्रिएट हो जाए, तो वहां पर से ये सारी चीजें अगर निकल जाए तो कल होकर के वापस लफड़े पैदा होंगे और ये कहा जाएगा देखो वहां पर मुसलमानों ने वहां पर कब्जा कर रखा था, उसकी मस्जिद थी, उसको तोड़ के जबरदस्ती मंदिर बना दिया गया। ये सारी वजूहात को खत्म करना चाहिए ताकि कल होकर के वो इशू क्रिएट ना हो सके। ये दूरअंदेशी की लॉजिक की बेबुनियाद बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं आप। समझ में आती नहीं है आपको, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा कुछ समझ में आता नहीं है आपको। पाकिस्तान की बात तो आप कर रहे हैं, हमने तो एक बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दिल की बात समझ में आती नहीं है मुसलमान। अरे साहब समझिए ना, कौन नहीं लेता नाम, आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कौन नाम लेता है। सुनिए बात को, हालात ये हैं मुल्क के अंदर में सेंटीमेंट किसी का भी हटना हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, बुद्धिस्ट भाई हो, हर एक के सेंटीमेंट का ख्याल रखें ना साहब। जगह तो आपने ले लिया, अगर वो जर्रे जर्रे हमारे मुतबर्रक चीजें हैं तो उसको दे दीजिए ना, क्यों दिक्कत हो रही है आपको देने में? वो आपके लिए तबर्रुक है क्या मुफ्ती साहब? वो तबर्रुक है आपके लिए? क्या करेंगे लेकिन फातिया करेंगे उसका? हाँ फातिया करेंगे, हाँ फातिया करेंगे। अरे तालीम की बात कीजिए, बच्चियों की बात कीजिए। आपको मालूम है मुसलमानों के क्या हालात है, उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? आप जैसी तंजीमें हैं, आप जैसे रहबर हैं जिन्होंने मुसलमानों को जो है पीछे कर रखा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। बच्चियों का तस्करा करने वाले लोगों को आप जाके देखिए कभी यूपी के अंदर, कभी बिहार के अंदर, कभी झारखंड के अंदर, कभी बंगाल के अंदर कि मुसलमानों का क्या हालात है वहां पे। चलिए दानिश इकबाल साहब, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब आपके पास आएंगे। मनोज तिवारी जी देर से हाथ उठा रहे हैं। मनोज तिवारी जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये जिस तरह से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने ये मुद्दा उठाया है, लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वजूद पर सवाल खड़ा होने लगा था, अब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पास कोई काम नहीं रह गया था, इसलिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने मुसलमानों के जज्बा, जाहिर सी बात है मस्जिद का आप मलबा एक फरीक मानता है, लेकिन दूसरा फरीक, अगर मुसलमान के दिल से आप पूछेंगे तो मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद का वो मलबा नहीं, वो बाकियात हैं। और उसी जज्बात की तर्जुमानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने की है कि उसका जर्रा जर्रा हमारे लिए पाक और मुबारक है, हम उसकी एक एक ईंट लेंगे और उसके लिए अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़े, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो हम जाएंगे और हम पिटीशन दाखिल करेंगे। देखिए बस भाई मैं एक बात पहले से भी कहते आ रहा हूं कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की सोच और उसकी सोच का आधार क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूं, जो हमारे दानिश भाई ने कहा कि 70 वर्ष का इतिहास ये बार बार गुणगान करते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इनका प्रधानमंत्री की तरह गड़बड़ है। एक तो इनको ये मालूम होना चाहिए कि जो सत्तासीन रहे ये 13वां वर्ष है इनका, और आज तक जो सामाजिक संरचना भारत में बनी है उस सामाजिक संरचना के आधार पर उत्तर प्रदेश और बिहार का ये उदाहरण दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में 32 वर्ष से कांग्रेस शासन में नहीं है और बिहार में 31वें वर्ष से कांग्रेस शासन में नहीं है। आज तक जहां भी जो संरचना बनी है उस संरचना में सबसे बड़े भागीदार कहीं ना कहीं ये भी रहे। सवाल ये होता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आज सीए का विरोध क्यों किया जा रहा है, उसका आधार क्या है? उसका आधार मुख्य यही है कि आज तक जो कभी भी धर्म को राजनीति के आड़े नहीं आना चाहिए, नागरिकता धर्म के आधार पर डिफाइन नहीं करनी चाहिए। देखिए बहुत पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट आया था, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर एक कानून के जानकार भी बैठे हुए हैं। उस वक्त ये कहा गया था कि अगर कोई लोकतांत्रिक परंपरा का देश हो, डेमोक्रेटिकल कंट्री हो, उस कंट्री में किसी भी ऐसे कानून की इजाजत नहीं है जो उस क्षेत्रीय या राष्ट्रीय किसी भी तरीके से सामाजिक और उसके धर्म को प्रभावित करने वाला हो। आज जो ये मसला उठ रहा है, ये मसला बार बार इसी सरकार में क्यों उठता है? धर्म की लड़ाई इसी सरकार में क्यों होती है? उसका एक ही कारण है, क्योंकि लोगों के, भारतीय लोग जो हैं कहीं ना कहीं से अपनी परंपराओं से और अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद के हिंदुत्व को मानने वाले लोग नहीं हैं। इनका एक ही और एक मसला है, किसी भी तरीके से हिंदू और मुसलमान को धर्म के नाम पर लड़ाओ और उसका फायदा उठाओ। ये विकास की बात करते हैं।
आज पार्लियामेंट में बहस होनी है, बहस किस चीज पे होनी थी? विकास पे, तरक्की पे, अर्थव्यवस्था पे, रोजगार पे। इस पर इनको बात नहीं करना है। इनको सीधे कहीं ना कहीं दिल्ली का चुनाव दिखाई दे रहा है। अरे मेरी बात सुन लीजिए दानिश भाई, आप पहले सुनिए। अरे आप सुन, यही तो मसला है ना, तिवारी जी, सत्ता को सुनने की आदत खत्म हो गई है। तिवारी जी, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में हम लगातार बात कर रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई बाकियात पर यानी मलबे पर आई। अब एक सवाल करते हैं। संजय चड्ढा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कानून के जानकार हैं। जब फैसला ये आया कि ये जो 67 एकड़ जमीन है ये मंदिर का हिस्सा है, तो फिर 5 एकड़ जमीन मुआवजा किस नाम पर, किस बुनियाद पर दिया गया? नहीं, देखिए ये बहुत क्लियर किया था। ये बात बड़ी स्पष्ट है कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 142 जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इनहेरेंट पावर्स हैं सर्टन, उसके तहत उन्होंने सेंटिमेंट को देखते हुए, इट्स नॉट सेंटिमेंट, एक परिपक्वता देने के लिए जजमेंट को, कि उनको जो लगा उनके हिसाब से, मैं उसका रीजन उन्होंने जजमेंट में लिखा है क्या रीजन है देने का, ना इसको मेरे को बताने का कोई, मैं बता भी नहीं सकता बिकॉज मैं मेरा सब्जेक्ट का तो है, बट मैं वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि क्या रीजन रहा होगा। ऑब्वियसली हमारी उसका जो मेन रीजन रहा होगा वो यही है कि हमारी सेकुलर फैब्रिक जो है उसको बल देने के लिए, हमारी गंगी जमनी तहजीब जो है उसको बल देने के लिए, और एक बहुत बड़े जो मुस्लिम संप्रदाय हैं उनको भी ये लगे कि ऐसा नहीं है कि उनके लिए न्याय नहीं है, उनके लिए देश में काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये दिया गया था। और उस 142 के तहत, आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियारात हैं, ये राइट है कि वो कोई भी जजमेंट कर सकते हैं, और ऐसा जजमेंट जो समाज के लिए, जो मुल्क के लिए बेहतरी की ओर ले जा रहा हो, इसीलिए वो जमीन दी गई। दानिश इकबाल साहब, जब ये तय हो गया कि 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, मस्जिद अयोध्या में थी, उसके मुआवजे के तौर पर 5 एकड़ जमीन जब दी जाएगी तो अयोध्या में देनी चाहिए थी। अब जमीन दी जा रही है अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर, सोहावल एक तहसील पड़ती है, उसके रौनाही एक थाने में दी जा रही है 5 एकड़ जमीन। तो अयोध्या का मुसलमान नाराज इसलिए है कि क्या हम 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए हम रौनाही तहसील जाया करेंगे 20-20 किलोमीटर दूर? भाई देखिए, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि 5 एकड़ जमीन जो है सुप्रीम कोर्ट ने आवंटित किया मुस्लिम समुदाय के लिए, और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका आवंटन भी कर दिया। एक चीज, दूसरी चीज, क्या अयोध्या जो अभी बाबरी मस्जिद जो जिसको कहते हैं कि जो थी, जहां पे राम जन्मभूमि है, तो क्या वहां पे नमाज होती थी? क्या वहां पे नमाज परफॉर्म होती थी? क्या जो वहां के लोग नमाज पढ़ने वहां जाएंगे? देखिए, सरकार ने जो है एक सही तरीके से सही जगह पे जो है, तो मुसलमानों का, फिर अयोध्या के जो मुसलमान है ना दानिश इकबाल साहब, और अयोध्या के जो मुसलमान है वो यही कह रहे हैं कि हमें तो मस्जिद चाहिए ही नहीं थी, और किसी को कोई तकलीफ नहीं है सब। और देखिए, हिंदू भाइयों की भी खूबसूरती देखिए, कहीं से कोई विरोध का सवाल नहीं उठा, ये क्यों दे रहे हो, सबने स्वागत किया, देनी चाहिए, अच्छी बात है, ये तो जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है इन्होंने दिया। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि हमारे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे थे, देखिए हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान और देश का हर एक नागरिक ये चाहता है कि देश में बराबरी हो, तुष्टीकरण नहीं हो, अपीजमेंट नहीं हो। कोई देश का प्रधानमंत्री ये नहीं कहे कि हिंदुस्तान के रिसोर्सेज पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। तकलीफ यहां होती है, लाइन यहां खींचती है। हर कोई चाहता है, मुसलमान भी चाहता है कि बराबर के साथ जो है सारे रिसोर्सेज पे सबका हक हो, लेकिन जब कांग्रेस अपीजमेंट करती है वहां से लकीर खींचती है। और दूसरी बात नहीं, एक बात मैं और कह दूं कि जो ये कांग्रेस के मित्र जो कह रहे थे कि आज सीएए के खिलाफ सब लोग विरोध कर रहे हैं, यही तो सवाल है कि पिछले 70 सालों में ये जो मुस्लिम तंजीमें हैं, रहनुमा हैं, रहबर हैं, इनके साथ मिलकर के मुसलमान कौम को जाहिल रहने दिया गया, ताकि आज वो बिना सोचे समझे सीएए के विरोध पे शाहीन बाग में जाके बैठ जाए। यही कारण है जो मुसलमानों को जाहिल रखा गया। मुफ्ती मंजूर जाहिद साहब का भी जवाब लेंगे, मनोज तिवारी जी का भी जवाब लेंगे। मुफ्ती साहब, क्या 5 एकड़ जमीन के लिए मुस्लिम तबका मुत्तफिक है या 5 एकड़ जमीन मुआवजे के तौर पर लेने के लिए इख्तिलाफ है? इख्तिलाफ का कोई मसला नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पूरा मुस्लिम समुदाय इस बात पर मुत्तफिक है
कि जब हमारी जगह वो थी नहीं तो हमें दूसरी जगह देने की कोई जरूरत नहीं है। साहब ठीक है, 142 का इख्तियारात है कोर्ट के पास, उसका इख्तियार का इस्तेमाल किया है तो ठीक है, उन्होंने देने की बात कही है, लेकिन हमारे को उसमें लेने में इंटरेस्ट नहीं है। एक बिल्कुल क्लियर बात है। और दूसरी बात है, जो चीज हमारे लेने के इंटरेस्ट में है उसके बारे में तो आप बात करने को तैयार ही नहीं होते। हमें तो वो तबरुकात हमें दे दीजिए ना जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा एक अहम मौजू ये है कि जिस तरीके से दानिश भाई साहब हमारी बार बार एक ही बात को दोहराने की कोशिश करते हैं कि बच्चियों का एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, ये एजुकेशन देना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को एजुकेशन दे, उसको एम्पावर करे या बच्चियों को एम्पावर करे। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी होती है कि मलबा मांगे, आपकी जिम्मेदारी होती है कि पैसा लेकर के किसको वोट देना ये करें, आपकी जिम्मेदारी होती है कि मुसलमान औरतों को पर्दा में रखें, आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि कुरान के अंदर दिए गए ट्रिपल तलाक के विषय को जो है गलत तरीके से पेश करें। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म आप कीजिए जनाब, करने से पहले आप शर्म कीजिए। बिल्कुल आप दायरे में रहकर दानिश साहब किसी पर जाती तौर पर निजी किसी पर हमला ना हो। मैं बिल्कुल निजी नहीं कर रहा, मैं तो समाज की बात कर रहा हूँ, कौम की बात कर रहा हूँ। और ये रहबर है कि नहीं पूछिए इनसे, ये मंजूर जायज साहब एक बाइज्जत आलिम दीन है इस मुल्क के, मैं इज्जत के साथ बात कर रहा हूं। इज्जत और एहतराम होना चाहिए। जी मनोज तिवारी जी आप कुछ जवाब दे रहे हैं। जी अब्बास भाई, दरअसल क्या है, दानिश भाई की इसमें गलती नहीं है। दानिश भाई जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उस प्लेटफॉर्म पर हर चीजों को छोड़ करके एक ही भाषा बोलनी है, इसलिए इसमें जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मुझे लगता है कि इनको थोड़ा आंकड़ों की कमी है। जरा ये आंकड़ा उठा करके देखें, आज तक के इतिहास में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो ये मुझे एक चीज का जवाब दे दें कि मुसलमानों के लिए उस वक्त में शिक्षा की प्रतिशतता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और कितने रोजगार के साधन उपलब्ध कराए थे। ये सिर्फ नारे लगाते हैं। इनका काम है सामाजिक संरचना को धर्म के आधार पर किसी तरीके से लोगों की मानसिकता बरगलाएं और सत्ता में आ जाए। बस इनका एक ही चाल और चरित्र है। आज 6 वर्ष से सत्ता में है। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, केरल में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं ये बताएं। और केरल में मुसलमानों के लिए अगर ये क्षेत्रीय वाइज बात करते हैं तो मैं इनको प्रत्येक क्षेत्र का डाटा दे सकता हूं। ये सिर्फ कागजी शेर है। केरल में मुसलमानों के लिए आज तक जो है शिक्षा की व्यवस्था में उनके शिक्षा के हालात क्या, ये इतना बता देंगे। और उत्तर प्रदेश में इनकी जो सरकार सत्तासीन है, ये बताएं कि मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या किया है। मैं इसका जवाब देता हूं। पहले एक सवाल और सुन लीजिए। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है बारंबार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए धर्म को अगर कभी भी आप राजनीति के बीच में लेके आइएगा, सामाजिक सौहार्दता बिगड़नी है और उससे किसी मुल्क की तरक्की कभी भी नहीं हो सकती। और बारंबार सुन तो लीजिए, अरे सर सुनिए, वो नहीं हो सकता। अरे फिर वही बात आप सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके देश का मुखिया जो है, जो सत्तासीन सरकार के मुखिया बारंबार इस चीज का हवा देते हैं। आपके कपिल मिश्रा क्या बोल रहे थे? आपके सरकार अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे थे? अरे ऐसी बातें करते हैं। देखिए कोई बयान दीजिए, पूरी संजीदगी के साथ दीजिए और तथ्यों के आधार पर दीजिए। आपका मंत्री बोलता है सड़कों पर आकर के बिल्कुल गलत भाषाओं का प्रयोग करता है और धर्म को मुद्दा बनाता है, भारत और पाकिस्तान करता है। ये आपको इसमें आपको कोई संजीदगी नहीं दिखाई देती। हमारे पास वक्त की कमी है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये हो जाता है करता है राहुल गांधी के। दानिश भाई, कितने शर्म की बात है। आज एक मैसेज भी आया, मुझे लगता है आपने उसको नहीं देखा। दिन भर में 100 बार पाकिस्तान का नाम आपने एजुकेशन की बात हो रही थी। मैं एक दानिश भाई तिवारी जी एक आखिरी सवाल ले लें। एक आखिरी सवाल ले लें जिसके लिए आज हमने बहस शुरू की है। आज जो हमने बहस की है जिसके लिए, वही आखिरी सवाल है हमारा कि क्या मंदिर मस्जिद का ये झगड़ा यूं ही चलता रहेगा? क्या मलबे पर, बाकियात पर ये जो सियासत का आगाज हुआ है ये सही है? दानिश इकबाल साहब। अब्बास भाई देखिए, जहां तक शिक्षा का सवाल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप होगा तो दूसरे हाथ में कुरान होगा। उन्होंने कुरान की भी बात कही और मुख्य दिशा में, मुख्य धारा में जो शिक्षा है उससे भी जोड़ने की बात की। बताइए किस प्रधानमंत्री ने कहा हो? दूसरी बात, हमारे यूपी में बता रहा हूं, यूपी की सरकार ने सारे मदरसों में मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ाने की व्यवस्था की। बताइए किस सरकार ने की थी? हम तो चाहते हैं कि मुसलमान बच्चे मुख्य धारा में जुड़े, मुसलमान बच्चे जो आईएएस बने, इंजीनियर बने, सबसे ऊपर जाए। ये सरकार की जो है सबका विकास, सबका साथ और सबके विश्वास की जो नीति है, हम तो उसी पे चल रहे हैं। चलिए संजय चड्ढा साहब। देखिए, जहां तक बात है, सरकार अपना काम कर रही है, ऐसा मेरा मानना है।
आज का जो हमारे सामने मौजूद है वो ये है कि क्या ये जो मलबा है उसके लिए ये पिटीशन लगनी चाहिए। अब किन किन ग्राउंड्स पे वो कर रहे हैं, जहाँ पे और दूसरे जो जैसा आपने बताया कि जो हिंदू फरकान है वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये मंदिर का डिब्रिस है और उसको वो इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि भाई हम उसको, हमारे लिए वो पायस है, पवित्र है, हम उसका इस्तेमाल अपने वे में करेंगे जैसा भी हम करना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बीच में उठा था कि क्यों इतनी दूर 20 किलोमीटर दूर आपने क्यों मस्जिद के लिए जगह दी, क्यों नहीं उसके पास थोड़ी सी जगह दी। देखिए ये चीजें सारी इंपॉर्टेंट हैं अगर हम इस चीज को इस वे में देखें, लेकिन इन सबसे ऊपर मेरा मानना यह है हमारे मुल्क का गंगी जमनी तहजीब है, वो बरकरार रहनी चाहिए। वो बरकरार, क्या हमारे जो बच्चों की पढ़ाई, लोगों की ऊपर उठना, रोजगार, ये मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहना चाहता हूं। तिवारी जी। जी बिल्कुल, मैं अब्बास भाई चड्ढा साहब की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। मेरा भी यही मानना है कि किसी भी मुल्क की तरक्की तभी संभव है जब वहां धर्म को राजनीति में न लाया जाए और सर्वांगीण विकास के लिए तमाम धर्म के लोगों, तमाम युवाओं को उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए और देश तब तरक्की करेगा। वक्त बहुत कम है, मुफ्ती साहब कम अल्फाज में। दो ही बात है मोहतरम, मुल्क में मसलात कायम हो, हर एक दूसरे को उनके हकूक मिले, साथ ही साथ दूसरे के धर्म की इज्जत हो, और जब तक ये होता रहेगा मुल्क को कोई भी दुश्मन की आंखें भी नहीं छू सकती है, ना देख सकती है, और मुल्क हमेशा तरक्की पजीर होगा। एक लाइन से कहना चाह रहा हूं, एक लाइन जरूर ऐड करना चाहूंगा कि अब मेरा मुल्क हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, मस्जिद की लड़ाई नहीं झेल सकता। माफ कर दीजिए हमारे मुल्क को प्लीज। जी बिल्कुल, वक्त खत्म हो गया। दानिश भाई वक्त खत्म हो गया। मेरे पास लगातार प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए गुजारिश है कि आप जो है इस मुल्क के मुसलमानों को जो है सही दिशा में ले जाने का काम करें। चलिए, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में अब कुछ नहीं रखा है। आज के लिए बस इतना ही। आज के मुद्दा में